जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। और बताइए क्या हाल चाल है, कैसा है आप लोग, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है ना। तो आइए आज की क्लास में हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत गांधी युग को हम लोग पढ़ रहे थे और गांधी युग से संबंधित पीछे जो है 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन तक पहुंच गए हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया कि पिछले क्लास में हमने आपको इस बात से अवगत कराया कि किसी भी आंदोलन के पीछे कोई ना कोई तर्क हुआ करता था, कोई ना कोई कारण हुआ करता था। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह के पीछे किसानों के साथ हो रहा शोषण था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, खेरा में भी किसानों के साथ हो रहा शोषण था, जो कि किसानों से जबरन कर की वसूली की जा रही थी। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ, उसके पीछे रीजन ये था कि मजदूरों को जो है प्लेग बोनस देना बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से वो हड़ताल हुआ। तो कोई ना कोई आंदोलन हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई सटीक रीजन रहा, जिस वजह से जो है आंदोलन हुए। आज की क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के पीछे जो घटनाएं घटित हुई, जैसे रौलेट एक्ट कानून को पारित होना, उसके बाद जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड का होना, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद हंटर कमेटी का जब गठन किया गया तो फिर जलियांवाला कांड हत्याकांड जो हुआ था उसके मामले की जांच की सुनवाई के लिए जो हंटर कमेटी जो गठित की गई थी, उस कमेटी के द्वारा जो है उस कांड को लिपापोती कर देना। तो ये सब जो घटनाएं घटित हुई, उसी के वजह से आगे चल करके असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन से पहले खिलाफत आंदोलन को पढ़ते हैं कि आखिर खिलाफत आंदोलन था क्या। तो खिलाफत आंदोलन को जो है हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं। खिलाफत आंदोलन, ठीक, जैसे कि खिलाफत के मतलब ये समझिए। सबसे पहले खिलाफत आखिर था क्या। तो हमने पिछले क्लास में हमने आपको ये बात से अवगत करवाया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। पैगंबर मोहम्मद साहब क्या थे, तो इस्लाम धर्म के क्या थे दोस्तों, संस्थापक थे। और इनके जो उत्तराधिकारी हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ये क्या कहलाए, तो ये कहलाए दोस्तों आपके खलीफा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और ये खलीफा जो थे, ये खलीफा का जो पद होता था, इस पद पर जो व्यक्ति बैठते थे, तो ये जो खलीफा होता था पूरे विश्व के मुसलमानों का ये प्रतिनिधित्व करता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और जो खलीफा के पद पर जो व्यक्ति बैठता था, खलीफा एक पद का नाम था, वो पद को जो व्यक्ति धारण करता था वे पूरे विश्व के मुसलमानों का वो प्रतिनिधित्व करता था, ठीक, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ बोले तो 1900 से लेकर के 1925 के आसपास, 1900 से लेकर के 1925 ईस्वी के आसपास होता क्या है कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, प्रथम विश्व युद्ध। एकदम हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से समझने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। बस आप डाटा को याद करते चलेंगे और आप नोट्स बनाते चलेंगे, हमारी बातों को एकदम दिमाग खोल करके गहराई से सुनते चलेंगे, सोचते चलेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई सस्पिशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला। तो विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि 2 राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र, ठीक। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन जैसे देश था, ब्रिटेन था, और धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी था। धुरी राष्ट्र में क्या था, जर्मनी था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि तुर्की के खलीफा जो तुर्की के खलीफा थे उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
तुर्की के खलीफा पूरे विश्व के मुसलमान का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, पूरे विश्व के मुसलमान का मतलब इस्लाम धर्म का नेतृत्व कर रहे थे तुर्की के खलीफा। तो तुर्की के खलीफा प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र को सहयोग न करके ये सहयोग कर दिया, किसको? धुरी राष्ट्र को सहयोग कर दिया, धुरी राष्ट्र को सहयोग कर दिया। तुर्की के खलीफा किसको सहयोग कर दिया दोस्तों? धुरी राष्ट्र को सहयोग कर दिया, धुरी राष्ट्र को जो है ये सहयोग कर दिया, मतलब जर्मनी को सहयोग कर दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध का रिजल्ट सामने आया, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम सामने आया, तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की जीत हुई, मित्र राष्ट्र की जीत हुई, मतलब ब्रिटेन की जीत हुई, ब्रिटेन की जीत हुई। जब ब्रिटेन की जीत हुई तो ब्रिटेन जीतने के बाद वैसे राष्ट्र जो धुरी राष्ट्र को समर्थन दिया था, उस राष्ट्र को खोज खोज करके, चुन चुन करके बदला ले रहा था ब्रिटेन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन की प्रथम विश्व युद्ध में जीत हो जाती है। ब्रिटेन जब जीत जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, तो जीतने के बाद वैसे राष्ट्र को वह खोज खोज करके बदला लेना चाह रहा था जिस राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र को समर्थन दिया था। तो तुर्की के खलीफा धुरी राष्ट्र को समर्थन दिए थे, तो ब्रिटेन जो है तुर्की से बदला लेना चाह रहा था, तुर्की से बदला लेना चाह रहा था। और तुर्की से बदला लिया ही नहीं, बल्कि तुर्की को जो है कई भागों में विभाजित कर दिया। तुर्की को कई वर्गों में जो है ब्रिटेन के शासक यानी कि ब्रिटिशों ने विभाजित कर दिया और तुर्की के खलीफा को अपमान किया। तुर्की के खलीफा को क्या किया? अपमान किया। तो तुर्की के खलीफा इस्लाम धर्म के नेतृत्व करता ठहरे, क्योंकि जो खलीफा होता था पूरे विश्व के इस्लाम धर्म का जो है नेतृत्व करता था। और तुर्की के खलीफा तुर्की के खलीफा का जो है बेइज्जत किया था कौन? ब्रिटेन किया था, मतलब अपमान किया था। तो जब तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ तो पूरे विश्व के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ भड़क गए। पूरे विश्व के मुसलमान क्या हो गए? ब्रिटेन के खिलाफ भड़क गए, क्योंकि इस्लाम धर्म का नेतृत्व करता खलीफा माना जाता था और खलीफा का हो गया अपमान। जब खलीफा का अपमान हो गया तो पूरे विश्व का मुसलमान जो है ब्रिटेन के खिलाफ भड़क गए। पूरे विश्व के मुसलमान भड़के ही भड़के, साथ ही साथ भारत के भी मुसलमान जो है ब्रिटेन के खिलाफ भड़क गए। जब भारत के मुसलमान ब्रिटेन के खिलाफ भड़क गए तो भारत में चालू हुआ खिलाफत आंदोलन। समझ में आ गया? भारत में चालू हुआ क्या? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। आप नोट्स में लिखते चलेंगे, नीचे जगह न होने के अभाव से हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। आप जो है नोट्स में सीरियली वाइज लिखते चलेंगे। ठीक, भारत में चालू हुआ खिलाफत आंदोलन और यह चालू हुआ 1919 में। और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी मोहम्मद अली और शौकत अली, मतलब अली बंधु मिलकर के, शौकत अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो है अली बंधु के अंतर्गत आते थे। इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों अलग है और यहाँ पर मोहम्मद अली अलग है। तो जब भारत में मुसलमानों के प्रति भारत के सभी मुसलमानों ने जब ब्रिटिशों के प्रति, ब्रिटेन के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, तो महात्मा गांधी ने इस समय को भांप लिया। और इससे पहले ठीक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे रीजन ये था कि रॉलेट एक्ट यानी कि काला कानून आया था, जिसके वजह से 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो महात्मा गांधी ने इस समय को सही से भांप लिया और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को अपना सहमति प्रदान किया। मतलब महात्मा गांधी ने सहमति जताई, खिलाफत आंदोलन को सहमति जताई। और महात्मा गांधी ने इसी समय का सही सदुपयोग करते हुए महात्मा गांधी ने सोचा अभी ही सही मौका है कि एक बड़े विश्व स्तर पर, मतलब पूरे देश स्तर पर जो है एक सही आंदोलन जो है चालू किया जाए। और महात्मा गांधी ने यह सोचा कि अभी पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है, यहां तक कि मुसलमान भी जो है अंग्रेजों के प्रति भड़का हुआ है। खिलाफत आंदोलन के जरिए मुसलमान भी अंग्रेजों से रुष्ट है और पूरे देश के लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से तो शतब्द हो ही गए थे। तो महात्मा गांधी ने इसी समय का सही सदुपयोग करते हुए और समय को भांपते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। और महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरुआत करने के लिए खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो खिलाफत
खिलाफत के नेताओं ने भी जो है महात्मा गांधी को अपनी मंजूरी दी थी कि आप असहयोग आंदोलन को शुरू करिए, हम आपको मंजूरी देते हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इससे आगे हम आपको समझाते हैं। जब महात्मा गांधी ने सही समय को भांपते हुए, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को भांपते हुए, अभी महात्मा गांधी देखे कि अभी मुसलमान भी जो है ब्रिटिशों के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए हुए हैं, मुसलमान भी जो है ब्रिटिशों से रुष्ट है, और हम भारतीय तो रुष्ट हैं ही, हिंदू तो रुष्ट है ही। तो इसी सही समय का सदुपयोग करते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया। असहयोग आंदोलन को क्या किया महात्मा गांधी ने? चालू किया। असहयोग आंदोलन, खिलाफत क्यों चालू हुआ था? समझ में आ गया। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 से लेकर के 1924 तक चला था, लेकिन लास्ट में बिना परिणाम के ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में जो है अली बंधुओं ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, मतलब असहयोग आंदोलन पर सहमति या पृष्ठभूमि या इसका प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही पारित हो गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था, और प्रस्ताव पारित हुआ 1920 के दिसंबर में, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 से ही प्रारंभ कर दिए गए थे। 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग आंदोलन जो है चालू कर दिए गए थे। 1 अगस्त 1920 से ही असहयोग आंदोलन चालू कर दिए गए थे। असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि जब महात्मा गांधी तैयार कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक शुरुआती दौर में असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक भी असहयोग आंदोलन के पक्ष में आ गए, और बाल गंगाधर तिलक ने भी असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। और असहयोग आंदोलन की जब पृष्ठभूमि बाल गंगाधर तिलक ने तैयार जरूर की थी, लेकिन 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, मतलब बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता हुए जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वो तैयार तो किए, लेकिन असहयोग आंदोलन के रिजल्ट यानी कि उसका क्या परिणाम निकल करके सामने आया, असहयोग आंदोलन के परिणाम को बाल गंगाधर तिलक नहीं देख सके, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अंग्रेज जो है शैतान है, अंग्रेज शैतान है, और शैतानों को सहयोग नहीं करना है, मतलब अंग्रेज सहयोग लायक है ही नहीं। यही तो असहयोग आंदोलन हुआ। यही असहयोग आखिर नाम पड़ा तो क्यों पड़ा? तो असहयोग इसी वजह से नाम पड़ा कि अंग्रेज शैतान है, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है, मतलब उसको असहयोग करना है। और महात्मा गांधी बनिया जाति से आते थे, बनिया जाति से, और आप जानते होंगे कि गांव समाज में बनिया जो जाति के लोग होते हैं और वो बिजनेस व्यापार से रिलेटेड होते हैं, तो वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, वो आगे की तरह सोचते हैं, दूरदर्शी होते हैं। महात्मा गांधी भी बहुत दूरदर्शी थे। महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेज को भारत से जो फायदा हो रहा है, व्यापार करके फायदा हो रहा है। जब तक अंग्रेजों को व्यापारिक स्तर पर क्षति न पहुंचाया जाए, तब तक अंग्रेज भारत छोड़ करके नहीं जाने वाला है। इसीलिए महात्मा गांधी जितने भी सारे आंदोलन किए, सारे के सारे आंदोलन पर उन्होंने स्वदेशी पर जोर डाला। स्वदेशी मतलब विदेशी को ठुकराओ और स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। स्वदेशी पर जो है महात्मा गांधी ने जोर डाला था, ठीक। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हो गया। अब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा को जलाना चालू कर दिया गया। विदेशी कपड़ा जलाए गए असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि जो छात्र अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ते हैं, वो छात्र वहां से नाम कटवा ले। जो वकील अंग्रेजों के बनाए गए न्यायालय में वकालत करते हैं, वो अपनी वकालत छोड़ दें। तब जाकर के बहुत सारे छात्र जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल से अपना नाम भी कटवा लिए, और बहुत सारे वकील ने वकालत भी जो है छोड़ दिए। जैसे कि
पटना कॉलेज में उस समय पढ़ते थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण ने अपना नाम कटवा लिया और असहयोग आंदोलन में जो है कूद पड़े। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जैसे वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी और बहुत सारे स्टूडेंट अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्कूल से नाम कटवा लिए। तो अब उस छात्रों को पढ़ने के लिए कोई ना कोई तो स्कूल चाहिए था, कोई ना कोई स्कूल चाहिए था। तो बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ, इस तरह के स्कूल जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, मतलब बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ, मतलब कांग्रेस संगठन के द्वारा ये सब स्कूल का निर्माण किया गया कि जो जो छात्र विद्यालय से नाम कटवाए हैं वो यहाँ पर जाकर के जो है इस विद्यालय में जाकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो रहा था, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को चालू करने वाले थे, असहयोग आंदोलन को बड़े व्यापक स्तर पर छीरने वाले थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल और एनी बेसेंट जैसे कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का विरोध कौन कौन किया था कि असहयोग आंदोलन चालू नहीं करना है? तो मोहम्मद अली जिन्ना विरोध किया था, एनी बेसेंट विरोध की थी और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने विरोध किया। और ये सब नेता जो है, जो विरोध करने वाले नेता थे, वो सब जो है कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिए, मतलब त्याग पत्र दे दिए। तो जब विदेशी कपड़ा को जलाया जा रहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि ये विदेशी कपड़ा जो जलाया जा रहा है ये एक निष्ठुर बर्बादी है, मतलब ये एक निष्ठुर बर्बादी है, हम बेकार के जो है बर्बाद कर रहे हैं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का कथन था ये एक निष्ठुर बर्बादी है। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने ये कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर के जवाब में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि निष्ठुर बर्बादी नहीं है, यह अंग्रेजों के साथ किया गया सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब अंग्रेजों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक, महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों के साथ किया जाने वाला क्या है? सर्वोत्तम व्यवहार है। इस शैतान के साथ जो है ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब विदेशी कपड़ा जलाया गया तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी कपड़ा पर बल दिया, मतलब चरखा से सूत काटना है, सूत काट करके खुद से कपड़ा तैयार करना है और वही तैयार किया हुआ कपड़ा को पहनना है। मतलब चरखा से सूत काटने का प्रतीक ये था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी ठुकराओ, स्वदेशी अपनाओ। विदेशी शराब को पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब महात्मा गांधी ने यह कहा कि शराब से अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है, इसलिए विदेशी शराब नहीं पीना है। और बिहार में व्यापक स्तर पर विदेशी शराब का बहिष्कार किया गया। जब बिहार में व्यापक स्तर पर विदेशी शराब का बहिष्कार किया गया तो अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। लगभग 50%, मतलब आधा, मतलब 50% तक जो है जो अंग्रेजों का नुकसान झेलना पड़ा। आधा 50% तक जो है अंग्रेजों को नुकसान झेलना पड़ा। क्यों? कपड़ा के वजह से और विदेशी शराब के बहिष्कार करने के वजह से। उसके बाद 1921 में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था विजयवाड़ा में कांग्रेस का एक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था 1921 में। तो 1921 के विजयवाड़ा के अधिवेशन में महात्मा गांधी जो धोती कुर्ता और एक पगड़ी बांधते थे, अपना वस्त्र त्याग दिया और लंगोट पर आ गए। मतलब आधा धोती बांधना है और आधा धोती जो बचेगा उसको ढक लेना है। तो इस भी चीज को आप याद रखेंगे कि 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना वस्त्र त्याग दिया था। मतलब वो लंगोट पे आ गए थे, आधा धोती को पहनते थे और आधा धोती ओढ़ लेते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। सोचिए, कोई व्यक्ति चाहता है घर से हम महल में जाए, झोपड़ी से महल में जाए। कोई व्यक्ति ये चाहता है कि धोती कुर्ता से हम सूट बूट में जाएं, लेकिन महात्मा गांधी महल छोड़ करके झोपड़ी में आ गए थे। जो वह धोती कुर्ता पहनते थे वो व्यक्ति, वो गांधी जो जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो सूट बूट पर गए थे, और जब वहां से लौटे तो काठियावाड़ी किसान के तौर पे लौटे और काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में लौटे थे। धोती पहने हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे और
पगड़ी बांधे हुए थे। लेकिन 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में महात्मा गांधी वो भी धोती कुर्ता को त्याग देते हैं। इसलिए त्याग देते हैं ये कह करके, जब वो गांव गांव जाकर के दौरा कर रहे थे, गांव गांव के लोगों से मिल रहे थे, तो महात्मा गांधी ने ये देखा कि भारत के अधिकतर लोग गरीब है और भारत के अधिकतर लोगों के तन पर तो कपड़ा है ही नहीं। इसी वजह से महात्मा गांधी ने अपना तन पर के कपड़ा भी त्याग दिए कि जिस तरह भारत के अधिकतर अधिकतर लोग जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आधे वस्त्र पहन रहे हैं, आधे ओढ़ रहे हैं, उसी तरह से ये गांधी भी आज से प्रण लेता है कि आधा वस्त्र हम भी पहनेंगे और आधा वस्त्र जो है ओढ़ लेंगे। और 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना वस्त्र त्याग दिया और आधी धोती पर उसने अपना संपूर्ण जीवन को काट दिया। जब महात्मा गांधी 1932 के गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन गए, तो वहां अंग्रेज सब देख करके इनको आश्चर्यचकित हो गया कि यही बुढ़ाऊ है, यही गांधी है जो अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है। जब आधा धोती में फकीर की तरह देखा और गांधी को फकीर कह करके बुलाया, जब फकीर की स्थिति में देखा महात्मा गांधी को, यही आदमी है बुढ़ा जो आधा धोती पहनता है और आधा धोती ओढ़ता है और अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है। ये स्थिति थी महात्मा गांधी की। मतलब महात्मा गांधी ये साबित करना चाहते थे लोगों से कि ये गांधी कोई अलग नहीं है, ये गांधी आप ही लोगों में से गांधी है, मतलब हम आप ही लोगों में से एक हैं। ये महात्मा गांधी संदेश देना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण आबादी में रहने वाले लोग हमसे जुड़ सके, हमारे आंदोलन से जुड़ सके या हमसे जुड़ सके और देश को आजाद कराने में अपना सहयोग दे सके। जब असहयोग आंदोलन को चालू किया गया तो असहयोग आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कांग्रेस ने संवैधानिक स्तर से बाहर आकर के काम किया। मतलब कांग्रेस सड़क पर उतर करके काम किया, गांव गांव जाकर के जो है इस संगठन इस आंदोलन के जरिए जो है अपना योगदान दिया, काम किया। असहयोग आंदोलन ऐसे तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे और यह पूरे देश स्तर पर चलाया जा रहा था, लेकिन जो प्रांत थे यानी कि जो राज्य थे, वो राज्य स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे थे। तो ये सब बात जो है आप ध्यान में रखेंगे। ये सब हुआ असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी। आइए और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जानकारी देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक तो चला, ये भी बता दिए। 1 अगस्त 1920 इसकी शुरुआत हुई और असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करता था। चेम्सफोर्ड का शासनकाल दोस्तों 1916 से 1921 है। और वहीं असहयोग आंदोलन जब समाप्ति हुआ जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी वापस लिए, उस समय भारत का वायसराय रीडिंग हुआ करता था और रीडिंग का कालखंड 1921 से लेकर के 1926 तक है। संभवतः आप देख लीजिएगा 1921 से 1926 तक जो है रीडिंग का कालखंड है। तो यहां से यह भी प्रश्न बनता है कि जिस समय असहयोग आंदोलन भारत में शुरू किए गए उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो चेम्सफोर्ड हुआ करता था। 1916 से 1921 तक जो है चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहा है और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कई सारे घटनाएं घटित हुई है। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट नामक काला कानून पारित हुआ। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही खिलाफत आंदोलन चालू हुए और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही असहयोग आंदोलन चालू हुए। तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये सब जो घटनाएं घटित हुई है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस गवर्नर जनरल यानी कि किस वायसराय के कालखंड में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है। और वहीं 1922 में जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उस समय जो है भारत का वायसराय रीडिंग हुआ करता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, इसको हमने आपको बताया। 1921 के दौरान 1921 से 26 तक ये रीडिंग रहता है भारत का वायसराय। और जब 1921 में जब रीडिंग को भारत का वायसराय बनाया जाता है तो रीडिंग क्या करता है? असहयोग आंदोलन को दमन करने का कोशिश करता है यानी कि बलपूर्वक दबाने का कोशिश करता है। असहयोग आंदोलन लोगों के ऊपर, इस आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करके, गोलीबारी करके जो है दमनता पूर्वक दबाने का काम करता है। तो रीडिंग
जो ये दमनता पूर्वक कार्रवाई कर रहा था असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के ऊपर, लाठीचार्ज करवा रहा था, जगह जगह पर आंदोलनकारी पिटा रहे थे, जगह जगह पर जो है गोली खाना पड़ रहा था आंदोलनकारी को, जगह जगह पर ये दमनात्मक कार्रवाई कर रहा था। तो इसी से परेशान होकर के, इसी चीज से परेशान होकर के, मतलब रीडिंग के दमनात्मक कार्रवाई से परेशान होकर के आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया, आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा नामक घटना को अंजाम दिया। ठीक, चौरी चौरा घटना को अंजाम दिया आंदोलनकारियों ने, चौरी चौरा घटना को अंजाम दिया, चौरी चौरा घटना को अंजाम दिया। चौरी चौरा घटना कांड क्या था, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। चौरी चौरा कांड जो हुआ था दोस्तों, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। रीडिंग असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा था, बर्बरता जैसी व्यवहार कर रहा था, दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई कर रहा था। उसी समय क्या होता है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, मतलब दोनों आंदोलन साथ में ही चल रहा था, और खिलाफत आंदोलन का सहयोग असहयोग आंदोलन को प्राप्त था और असहयोग आंदोलन का सहयोग खिलाफत आंदोलन को प्राप्त था। उसी समय में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, और चौरी चौरा थाना रहता है। चौरी चौरा एक थाना रहता है। उसी थाना को, चौरी चौरा नामक थाना को, चौरा चौरी जगह एक कांड, चौरी तब चौरा, चौरी चौरा नामक थाना को आंदोलनकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया, और आंदोलनकारियों ने चारों तरफ से घेर करके उस पुलिस चौकी में आग लगा दी। पुलिस चौकी में आग लगा दी, और आग लगाने के बाद उसमें 20 अंग्रेज अधिकारी, यानी कि 22 अंग्रेज अधिकारी, 22 पुलिस के सैनिक जो थे वो जल करके नमः स्वाहा हो गए। मतलब 21 वो सिपाही था और एक जो है हवलदार था। 21 सिपाही और एक हवलदार, यानी कि टोटल 22 सिपाही जो है उसी आग में जल करके क्या हो गए, राख हो गए। ठीक, तो यही चौरी चौरा कांड से जाना गया। चौरी चौरा घटना इसी को कहा जाता है। और ये चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। 5 फरवरी, कई सारे बुक में 4 फरवरी भी लिखा हुआ है, लेकिन 5 फरवरी ज्यादा मतलब फैक्टेड है। ठीक, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना हुआ, और इस घटना में 20-22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इसी घटना से आहत होते हैं महात्मा गांधी, और आहत होते हैं, और उस समय महात्मा गांधी रहते हैं कहां पे, संभवतः गुजरात में रहते हैं। महात्मा गांधी गुजरात में रहते हैं। ठीक, जब महात्मा गांधी को चौरी चौरा नामक घटना की जानकारी मिलती है, तो महात्मा गांधी तुरंत कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, और कांग्रेस कमेटी की बैठक बुला करके महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कहना यह था कि अगर आंदोलन चरम सीमा पर हो और वैसी स्थिति में अगर आंदोलन को वापस ले लिया जाए तो ये देशद्रोह के समान है। मतलब सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को देशद्रोह कह रहे थे। और महात्मा गांधी चौरी चौरा नामक घटना के बारे में ये कहा कि चौरी चौरा नामक जो घटना हुई, ये एक बड़े हिमालय पर्वत जैसी भयंकर भूल की संज्ञा दी महात्मा गांधी ने चौरी चौरा को। और महात्मा गांधी ने सिर्फ 1 वर्ष का समय लिया था। लोगों को यह कहा था कि 1 वर्ष के अंदर लोगों को हम स्वराज दिला करके रहेंगे असहयोग आंदोलन के जरिए। लेकिन असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। महात्मा गांधी जो है हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ये जो है हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, हिंसा के सदैव विरोध में रहते थे। और चौरी चौरा नामक जब घटना हुआ तो महात्मा गांधी को आहत पहुंचा, और महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी का विरोध किए। भले ही दोनों के अंदर वैचारिक विरोध होता था या हो रहा होता हो, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था कि देश को आजाद करवाना, देश को आजादी करवाना, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग दिलवाना, देश को पूर्ण स्वराज दिलवाना। तो ये सब बात था। जब रीडिंग असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों पे दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई कर रहा था, तो महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कैसर-ए-हिंद, कई सारे बुक में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटाई, तो आपको मिलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से
मतलब दुखी होकर के महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई। पिछले क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया था कि केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये लुसेंट वगैरह में लिखा हुआ है, लेकिन ये बात फैक्टेड नहीं है। कई सारे बुक में गलती भी तो लिखा हुआ रहता है। इस वजह से हमने पिछले बार क्लास में बताया था कि महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लौटा दिया, लेकिन यह बात सही नहीं है। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था, जब रीडिंग असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों पर दमनात्मक पूर्वक कार्रवाई कर रहा था। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटाई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी। अब केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कैसे मिला, तो महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी 1915 को, और 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो महात्मा गांधी ने यहाँ के युवाओं को प्रेरित किया था कि आप जो है अंग्रेजों की सैनिक में भर्ती हुई है, अंग्रेजों की सैनिक में भर्ती हुई है। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय भले ही भारत ब्रिटेन का जो है गुलाम हुआ करता था, उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन उस समय ब्रिटेन की जीत भारत की जीत मानी जाती थी, क्योंकि भारत के पक्ष में फैसला तो ब्रिटेन ही ले रहा था, भारत में शासन ब्रिटिशों ने ही कर रहा था, तो ब्रिटेन की जीत भारत की जीत मानी जाती थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ की युवाओं को ब्रिटिश सैनिकों में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। और यही सब चीजों को लेकर के महात्मा गांधी की बात से बहुत सारे युवा प्रभावित होकर के ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा था। ठीक, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे भारतीय युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिक में भर्ती करवाए थे, मतलब मोटिवेट कह करके या समझा बुझा करके, जैसे समझ लीजिए। तो महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिला, और केसर-ए-हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया। जब चौरी चौरा घटना हुआ, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। जब वापस ले लिए तो मोतीलाल नेहरू का कहना यह था, मोतीलाल नेहरू, कि गलती कन्याकुमारी के लोगों से अगर हुआ है, गलती कन्याकुमारी के लोगों से हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा क्यों मिले। इनके कहने का मतलब यह था कि असहयोग आंदोलन में जो घटना जो हुआ, हिंसक प्रवृत्ति का घटना हुआ, चौरी चौरा नामक जगह पर हुआ, तो और असहयोग आंदोलन तो पूरे देश स्तर पर चल रहा था, व्यापक स्तर पर चल रहा था। हमने आपको बताया कि विभिन्न प्रांतों में असहयोग आंदोलन को चलाए जा रहे थे, तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू का कहने का मतलब यही था कि ठीक है, चौरी चौरा नामक जगह पर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता, पूरे देश से असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो ये सब कथन को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और महात्मा गांधी पर, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो महात्मा गांधी के ऊपर निंदा प्रस्ताव लाया गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया। और निंदा प्रस्ताव कौन लाया था, तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, यह भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद होता क्या है, असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिए, महात्मा गांधी लंगोट भी धारण कर लिए, और असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, असहयोग आंदोलन के दौरान ही पटना के दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना के दीघा में असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था, और इस आश्रम की स्थापना किया था मजहरुल हक के द्वारा इस आश्रम की स्थापना किया गया था। ये सब बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने के बाद महात्मा गांधी पर केस चलाया जाता है। महात्मा गांधी पर क्या चलाया जाता है, केस चलाया जाता है, और इस केस में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई देती है। 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, और केस चलता है अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में। महात्मा गांधी पर मुकदमा अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाया जाता है, और इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। और महात्मा गांधी को सजा सुनाया था, उस न्यायाधीश का नाम था ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने
महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। और मार्च 1920 में महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? जेल में बंद हो जाते हैं। मार्च 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी अधिकतर बीमार ही रहते थे, इनको तबीयत बराबर खराब हुआ करता था। इस वजह से 1924 में महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। बार बार इनका तबीयत खराब रहता था, जिस वजह से 1924 में महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। ठीक, अब एक चीज और याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन में बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। स्वामी विद्यानंद कर रहे थे बिहार में अगर बात करें, बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसलिए हमने बता दिया। स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्याधर कर रहे थे। ठीक, बिहार में किसानों का नेतृत्व विद्याधर नहीं विद्यानंद होगा, विद्यानंद। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहां तक तो समझ में आ गया। 10 मिनट और लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस सब्र बनाए रखें। असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। असहयोग आंदोलन क्या हो गया? स्थगित हो गया। तो असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद, असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया, महात्मा गांधी चल गए जेल में, महात्मा गांधी जेल में चल गए। उसके बाद क्या हुआ? तो कांग्रेस में दो विचारधारा का उदय हुआ। फिर से जाकर के यहाँ पर कांग्रेस में क्या होता है? दो विचारधारा का उदय होता है। दो विचारधारा का उदय होता है। एक वैसी विचारधारा जो परिवर्तनवादी थे, जो परिवर्तनवादी थे, जो क्या थे? परिवर्तनवादी थे। और एक ऐसी विचारधारा जो अपरिवर्तनवादी थे, अपरिवर्तनवादी। मतलब जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी 1922 में गिरफ्तार होकर के जेल में चले गए, तो अब सब कुछ तो जैसे तैसे हो गया, सब कुछ शिथिल पड़ गया। तो कांग्रेस में फिर से यहाँ पर दो विचारधारा का उदय हुआ। एक विचारधारा जो परिवर्तनवादी थे, ये चाहते थे कि हम सिस्टम में घुस करके, यानी कि राज्य विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, वो सिस्टम में घुस करके हम मतदान के जरिए चुनाव जीत करके उस सिस्टम में घुस करके जो है हम उस सिस्टम को क्या करें? सुधारने का प्रयास करें। और एक अपरिवर्तनवादी विचारधारा के लोग थे जो चाहते थे कि हम जो है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। ठीक, तो जो परिवर्तनवादी थे इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। जो परिवर्तनवादी थे इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तो अब स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों होता है? तो दिसंबर 1922 में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी आर दास कर रहे थे। और सी आर दास ने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस चुनाव में भाग ले। मतलब चितरंजन दास ये चाह रहे थे, चितरंजन दास दिसंबर के 1922 में, मतलब प्रत्येक वर्ष के लास्ट महीने में लास्ट का जो 3 दिन बचता था उसी में कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो दिसंबर 1922 में चितरंजन दास कांग्रेस की अध्यक्षता की और चितरंजन दास ये चाह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग ले और चुनाव में भाग लेकर के चुनाव जीत करके सिस्टम में घुस करके सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया जाए। लेकिन इनके प्रस्ताव को, जो चितरंजन दास ने प्रस्ताव पारित किए, इनको प्रस्ताव को पारित कांग्रेस ने नहीं किया। इनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित नहीं किया। ठीक, मत के अनुसार जो है पारित करना होता था प्रस्ताव, इनके प्रस्ताव को पारित नहीं किया। तो चितरंजन दास को एक झटका सा लगा। कहा जाता है चितरंजन दास सोचे कि हम इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया और अध्यक्ष रहते हुए जो है इस प्रस्ताव को हम पारित नहीं करवा पाए। तो चितरंजन दास क्या करते हैं? कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे देते हैं, मतलब कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और कांग्रेस को छोड़ने के बाद चितरंजन दास जो है स्वराज पार्टी की क्या करते हैं? गठन करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनके सहयोगी के तौर पर मोतीलाल नेहरू, ये दोनों आदमी मिलकर के, और भी कई सारे नेता थे, वो सब मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और वहीं चितरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव बनाए जाते हैं। और आने वाले 1923 में जो चुनाव होने वाला था, 1923 में जो चुनाव होने वाला था, उस चुनाव में स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा और 101 में से
101 सीट पर जो है चुनाव लड़ा, 101 सीट पर, और 101 सीट पर से चुनाव लड़ा और 42 सीट पर जो है स्वराज पार्टी की जीत हुई, स्वराज पार्टी की जीत हुई। और जब 42 सीट पर स्वराज पार्टी की जीत हुई तो विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनते हैं, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनते हैं, केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। ये जो है स्वराज पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय हुए जो अध्यक्ष बने। मतलब यहां से हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद कांग्रेस में फिर गुटमुट होना चालू हुआ, कांग्रेस में गुटमुट होना चालू हुआ। कांग्रेस के एक ऐसे नेता, एक ऐसी विचारधारा के लोग जो चाहते थे कि हम केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़े और संसद में घुस करके, केंद्रीय विधानसभा में जाकर के जो है हम सरकार की नीतियों का विरोध करें। और एक ऐसे लोग जो चाहते थे कि जो है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, और महात्मा गांधी तो थे जेल में। तो 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होने वाला था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है और स्वराज पार्टी इसमें जो है चुनाव लड़ती है और 101 सीट पर चुनाव लड़ती है, जिसमें जो है 42 सीट पर चुनाव स्वराज पार्टी जीत जाती है। 1923 में आते आते कांग्रेस फिर से दो गुट में बंटने वाला था, लेकिन कांग्रेस यहां से अपने आप को संभाल लेता है और 1923 के अधिवेशन में, 1923 में जो अधिवेशन हुआ उस 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को अपना, ये कह सकते हैं कि अपना जो है प्रस्ताव पारित कर दिया, मतलब प्रस्ताव पारित कर दिया। वही कांग्रेस जो 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में वही कांग्रेस प्रस्ताव पारित नहीं किया था जिसकी अध्यक्षता सीआर दास मतलब चितरंजन दास कर रहे थे। सीआर दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और इसमें सीआर दास का यह कहना था कि कांग्रेस जो है केंद्रीय विधानसभा के चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस जो है इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया। लेकिन 1923 में आते आते कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। अगर कांग्रेस प्रस्ताव नहीं पारित करता तो हो सकता था कांग्रेस जो है फिर दो दलों में टूट जाता, फिर दो गुटों में बंट जाता। इस वजह से 1923 में चुनाव हुआ, कांग्रेस का भी समर्थन मिला स्वराज पार्टी को और स्वराज पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 42 सीटों पर जीत हुई। और 42 सीट पर जीत मिलने के बाद विट्ठल भाई पटेल एक ऐसे पहले भारतीय हुए जो केंद्रीय विधानसभा के क्या बने, अध्यक्ष बने। तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल हुए जो केंद्रीय विधानसभा के क्या बने, अध्यक्ष बने। तो साथियों इस तरीका से आपका आज की क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी क्लास आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।